अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानियाल है और इस चैनल के ऊपर आपको एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की एसएससी पार्ट 1, पार्ट 2, एचएसएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तमाम तर सब्जेक्ट्स के एसएलओ वाइज लेसन नोट्स मुहैया किए जाते हैं। फर्दरमोर जो मिडिल सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस से रिलेटेड कंटेंट शेयर किया जाता है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि जो भी नया कंटेंट अपलोड करूं मैं वो आप देख सकें। और पास्ट पेपर्स भी इसके अलावा चैनल के ऊपर शेयर होते हैं। तो अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो आपको पता है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करें और चैनल पर मौजूद तमाम तर वीडियोस को देखें। और मज़ीद ये कि अगर आपको किसी भी किस्म का किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, सो मेक श्योर यू लीव अ कमेंट। और मैं तमाम तर कमेंट्स को पढ़ता हूँ, देखता हूँ और जिस भी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए होती है तो कमेंट में अगर उसका क्वेश्चन हो तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं उसको आंसर दूँ। ओके, तो आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। हमारे पास आज हम शुरू करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ एसएससी पार्ट 2 से शुरू करने लगे हैं और इसका एसएलओ नंबर 6.1 हमारे पास शुरू होता है। पहला, मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। इस टॉपिक में या आज के लेसन में हम जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली एन इंडस्ट्री। फिर हम इंडस्ट्री की कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। हम थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी वुड ट्राई टू एनालाइज द फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि किसी भी सेक्टर में या किसी भी रीजन में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। एंड कोई ऐसा एरिया है या कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, तो उसके पीछे क्या वजह है, राइट। फिर उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंस देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्री की या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो हमारे कंट्री में क्या अहमियत रखती हैं या कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। दैन वी वुड ट्राई टू इवेलुएट द रीजंस फॉर इकनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट रीजन्स कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में रीजन्स हैं वहाँ पर इतनी इकनॉमिक डिस्पैरिटी क्या है। इकनॉमिक डिस्पैरिटी बेसिकली इज़ द इकनॉमिक डिफरेंस बिटवीन पीपल। लाइक पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि हमारी पाकिस्तान में 1% जो पॉपुलेशन है उसके पास वो सारी की सारी वेल्थ है जो कि रेस्ट ऑफ द 99% ऑफ द पॉपुलेशन अक्यूमुलेट किए बैठी है। तो इस कदर हाई इकनॉमिक डिस्पैरिटी के अंदर सर्वाइव करते हैं लोग हमारे। सो हम रीज़न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा गैप है। एंड देन फाइनली वी वुड ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशंस और ट्राई टू सजेस्ट सम सॉल्यूशंस के जिससे हम इन इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो कर नहीं सकते, ऑब्वियसली दैट कैन इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ अवेलेबल, हर जगह ये डिस्पैरिटीज़ होती हैं। कतई तौर पर 100% इसका ख़ात्मा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, बट वी कैन ट्राई टू लिमिट दैम या हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो वी वुड ट्राई टू फाइंड कि वो रीज़न्स क्या हैं जिनको हम यूज़ करके इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा एसएलओ है व्हाट इज़ एन इंडस्ट्री। तो अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स और सर्विसेज इज़ कॉल्ड एन इंडस्ट्री। दैट मीन्स कि एक ऐसा फैक्टर या एक ऐसी जगह जहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही हों फॉर अ सिंगल पर्पस, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज़ एन इंडस्ट्री। ठीक है। And these businesses are often involved in the same or similar economic activities and operate within a specific sector of the economy. That means कि जो भी इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री है तो वो ऑपरेट करती है अमूमी तौर पर उसी के रिलेटेड काम, जो भी काम हो रहा है उसी के गिर्द चलती है। एग्ज़ाम्पल में मैंने यहाँ पर आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
ये दिखाई है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स। एंड देन देयर इज़ द केमिकल इंडस्ट्री, जहाँ पर केमिकल से रिलेटेड काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल से नई चीज़ें बन रही हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिटर्जेंट्स, न्यू काइंड ऑफ सोप्स, और कोई भी केमिकल रिलेटेड चीज़ें, दैट ऑल डील्स विद द केमिकल इंडस्ट्री। एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्स, लाइक हम इसको कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये। देन हमारे पास जो शुरू में सबसे पहले आती है इंडस्ट्री के आगाज़ की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है कॉटेज इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री इज़ द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट पीपल हैव एट होम्स। घरों में आपने अक्सर देखा होगा, घरों के अंदर लोग जो हैं बैठ के पंखियाँ बनाते हैं, या छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, चूड़ियाँ बना रहे होते हैं, कपड़ों को रंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जूतियाँ बना रहे होते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पर कभी जाएँ तो वहाँ पर खेड़ियाँ बनाते हैं लोग। फिर वो कढ़ाई का काम होता है, शीशे मोती लगाए जाते हैं बलूचिस्तान में, सिंध वाली तरफ जो है, इवन KPK में, ये पंजाब के गांव वगैरह में। तो ऐसी इंडस्ट्री दैट इज़ कैरिड आउट इन होम्स, यानी कि घरों में काम करते हैं और फैमिली मेम्बर ही मिलकर काम करते हैं। मतलब यहाँ पर किसी को जॉब नहीं दी जाती, किसी को मुलाजम नहीं दिया जाता, मुलाजमत नहीं दी जाती, बल्कि घर के मौजूद जो लोग हैं वही काम कर रहे होते हैं, वही इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। बाप भी काम कर रहा है, माँ भी काम कर रही है, बेटे भी कर रहे हैं, बेटियाँ भी कर रही हैं, फूफू भी कर रही है, चाची भी कर रही है। वो सारे मिलकर, एक ही ख़ानदान जो है वो मिलकर काम कर रहा है। कोई किसी को तनख्वाह नहीं दे रहा, अपनी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं, और सेल करके इन रिटर्न जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे सारा घर जो है वो मिलकर चल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है वो अमूमी तौर पर लोग अपनी ज़मीनों से ख़ुद ही हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई लेदर का काम कर रहा है तो अमूमी तौर पर जो भी लोकल एरिया के अंदर शीप्स वगैरह होती हैं उनकी खालों से लेदर हासिल कर लेता है, ठीक है, और वो अपना लेदर खुद प्रिपेयर कर लेता है। इसी तरह अगर कोई ऊन के काम करता है तो उसके एरिया में जो है वो वूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, भेड़ें होती हैं, भेड़ों से वो वूल हासिल करता है, उसको प्रोसेस करता है, ख़ुद ही घर में प्रोसेस करते हैं और घर में हाथों से उसकी ऊन बनाकर तो ऊन की चीज़ें तैयार करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी कॉटेज इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सारे का सारा लोकल होता है। वो कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाता है या बाहर से ख़रीदा नहीं जाता, बल्कि जो भी उन लोगों के मार्केट में जो अवेलेबल होगा उसी चीज़ को वो इस्तेमाल करते हैं। बाहर से ना तो उनके पास ख़रीदने के पैसे होते हैं और ना ही उन लोगों के पास इतना वक्त होता है, या यूँ कह लें कि उन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो बाहर से जाके को मटीरियल ख़रीदें या कोई और अपने काम को चेंज करना शुरू करें। सदियों से वो काम चलते आ रहे हैं, उनके दादा भी वही करते थे, आगे बाप भी वही करता है और बेटा भी वही कर रहा है और बेटे का बेटा भी वही करेगा। तो ये जनरेशन टू जनरेशन कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो चलती रहती है। एंड दैट कॉटेज इंडस्ट्री इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। हमारे यहाँ जो इतनी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, बाज़ चीज़ें जैसे आप अगर लड़की हैं तो आपने देखा होगा कि चूड़ियाँ जो हैं बहुत सस्ती मिल जाती हैं। इसी तरह जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो 40 रुपए की, 50 रुपए की आपको एक बड़ी अच्छी जो है वो ज्वेलरी मिल जाती है जो कि आप 2-4 दफ़ा पहन सकते हैं। सो अगर एक आपने 50 रुपए के लेट्स सपोज ईयरिंग्स लिए हैं एंड आप 4 दफ़ा उसको पहन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो पैकेज है आपके पास कि 50 रुपए की आपने चीज़ खरीदी और आपने 4 दफ़ा पहन ली, पैसे तो पूरे हो गए। अब 5वीं दफ़ा वो नहीं पहनी जाती तो फिर उसमें क्या है, मतलब गिला किस चीज़ का। तो इट्स ऑल मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री लोकल मटेरियल यूज़ करती है, वो सस्ता पड़ता है, प्रोडक्शन करते हैं वो सस्ता पड़ता है। उन्होंने किसी को तनख्वाह नहीं देनी होती, उन्होंने बिजली के बिल नहीं देने होते मासवाए अपने घर के, उन्होंने किसी को जो है वो अलाउंसेस नहीं देने होते हैं मासवाए अपने खुद के की ज़ात के। तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत थोड़ा होता है। थोड़े प्रॉफिट मार्जिन की वजह से मार्केट के अंदर चीज़ सस्ती मिलती है कॉटेज इंडस्ट्री की बनी हुई। तो और जिससे जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मुमकिन होती है।
सो अगर कॉटेज इंडस्ट्री को हम स्ट्रॉन्ग करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो प्रोड्यूसर्स हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमारे तमाम तर लोग जो हैं वो सिमिलर तरह की चीज़ें पहनने लग पड़ेंगे। हमें वो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नज़र आती है कि अमीर ने जो है वो बड़े हाई क्लास किस्म के कपड़े पहने हुए हैं और गरीब ने जो है वो माठे से कपड़े पहने हुए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें मुआशरे से ख़त्म होती नज़र आएंगी। आखिर में एक अगर मैं नंबर आपके साथ शो करूं तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की 30% जो एक्सपोर्ट है वो ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है। आई मीन दैट इज़ सच अ ह्यूज नंबर। इफ़ यू लुक एट दीज द जीडीपी या एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो 30% इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद है प्रोडक्ट्स की जो कि लोग घरों में तैयार कर रहे हैं और वो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की तैयार कर रहे हैं। लेट्स सपोज मतलब अब फुटबॉल है, हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के फ़ुटबॉल मशहूर हैं, हर जगह जाते हैं। अब वो घरों के अंदर बैठ के तो वो सी रहे होते हैं और घरों के अंदर वो बना रहे होते हैं, एंड द होल वर्ल्ड इज़ क्रेजी फॉर देम। वो बाय कर रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की। तो दैट मीन्स आवर कॉटेज इंडस्ट्री हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, बट ओनली व्हाट इज़ लैकिंग इज़ प्रॉपर फंडिंग या तवज्जो, और दूसरी तरफ लोगों का भी रुझान कि लोग समझते हैं कि फटे से चीज़ नहीं ख़रीदनी है, पता नहीं कैसी होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री को लिमिट कर रहे हैं, बट इफ़ वी ट्राई टू ओवरकम दीज फैक्टर्स तो ये इंडस्ट्री हमारी जो इकॉनमी है उसको एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकती है। और चूँकि इनकी प्रोडक्शन जिस तरह मैंने पहले बताया सस्ती होती है, और तो इसका फ़ायदा जो है वो ओवरऑल पूरी नेशन को होगा। चीज़ें पूरी नेशन में सस्ती होंगी। अगर आप एक लॉन का सूट ख़रीदती हैं या अगर आप लड़का हैं तो आप कोई लट्ठे का सूट ख़रीदते हैं, तो आप उसकी सिलाई भी करवाते हैं, उस पर कढ़ाई भी करवाते हैं, उसको डिज़ाइनिंग वगैरह भी करवाते हैं, आपका 6-7 हज़ार रुपये का सूट बनता है। बट वही लॉन या वही लट्ठे का सूट अगर कॉटेज इंडस्ट्री में रेडीमेड तैयार हो के एग्जैक्ट आपके प्रॉपर साइज़ के ड्रेसेस अवेलेबल किए जा रहे हैं, तो वो आपको 800-900 या 1000 रुपये का सूट मिलेगा, एंड दैट वुड बी अ मच बेटर क्वालिटी दैन वो सूट जो कि आपने 3000 रुपये का सूट ख़रीद के 2000 रुपये की सिलाई करवाई और फिर उसके बाद आप जो है वो 2-4 दफ़ा पहनते हैं या पहनती हैं और उसके बाद उसका पता ही नहीं चलता कि वो सूट गया किधर है। वो अलमारी के अंदर दब जाता है और वो फिर निकलता ही नहीं है। वो 5-6 साल बाद निकलता है और तब तक वो छोटा हो चुका होता है। अब यहाँ पर आप ये वीडियोस में देख सकती हैं कि ये घरों में बैठ के लोग काम कर रहे हैं। ये भाईजान जूते बना रहे हैं, ये खातून ऊन से काम कर रही है, ये बास्केट्स बना रही है, और ये जो है वो दस्तरखान की तामीर बनाया जा रहा है। ये धागे के साथ दस्तरखान बना रहे हैं। ये चारपाइयों का ऊन बन रही है, ये बास्केट्स, ये जूते। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, पाकिस्तान में अगर कुछ हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये कुछ नाम है। आई विल गिव यू अ मिनट, आप इसकी रीडिंग कर लें एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, तो आगे आती हैं हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि दे आर मच लाइक सिमिलर टू कॉटेज इंडस्ट्री, बट कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फ़र्क ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक ही फैमिली के मेंबर घर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इस तरह होता है कि एक एरिया है, वहाँ पर 2, 4, 5, 6, 10, 8-10 मुलाजिम आ जाते हैं और मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ सेंस इस तरह हो रही होती है कि यहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं, और जो है वो एक दुकान का मालिक होता है या इंडस्ट्री का एक ओनर होता है, वो बिज़नेस की डीलिंग करता है, और सम काइंड ऑफ जो इकोनॉमिक हायरार्की वो हमें यहाँ पे नज़र आती है कि एक ओनर होता है, उसके नीचे उसका मैनेजर होता है और वर्कर्स होते हैं। इट इज़ यूजली कंसिस्ट अप टू जो है ना वो 9-10 लोग तक जो है वो ये इंडस्ट्री होती है। अब इसमें कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी, डेयरी फार्म्स होते हैं, ठीक है, शहद कलेक्ट करने वाले जो होते हैं, शहद के फार्म होते हैं,
इसके अलावा यूटेंसिल्स, कापियाँ बनाने वाली फैक्ट्री, पेंसिलें बनाने वाली, साबुन बनाने वाली, इस तरह की चीज़ें, पंखे बनाने वाली, ये होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इस तरह पोल्ट्री हो गई, कारपेट मेकिंग हो गई, स्पोर्ट्स की जिस तरह मैंने एग्जांपल दी फुटबॉल की, ठीक है। और स्टील की चीज़ें, बर्तन जैसे कटलरी का सामान है, चमचियाँ, कोली, ग्लास वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारी जो प्रोडक्शन है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आती है। इन इंडस्ट्रीज़ का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ होता है, लेकिन ये सफ़र इस वजह से करती हैं कि इनके पास ना इतना पैसा नहीं होता है कि जितना वो कर सकें। मतलब अब अगर क़य्यूम साहब जो हैं वो बैठ के दुकान में पंखे बना रहे हैं और वो खालिस कॉपर की वाइंडिंग करके तो बड़ा अच्छा किस्म का पंखा बना रहे हैं, लेकिन चूँकि वो कॉपर जो है वो मार्केट से ख़रीद रहे हैं और वो थोड़ी को मिकदार में ख़रीद रहे हैं। मतलब उन्होंने जो है वो 10 पंखे बनाने हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे जी, 10 किलो कॉपर ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो 10 किलो कॉपर उनको लेट सपोज के 400 रुपये किलो के हिसाब से मिला, दैट मीन्स कि उनकी 4000 रुपये की उनकी कॉपर की प्रोडक्शन आई, और बाकी सारे को पंखे को लगा के उनको क्या लेंगे जी, क़य्यूम साहब ने जो है वो 8000 रुपये के हिसाब से एक पंखा उनको कॉस्ट पड़ा। तो यानी कि 10 पंखे उन्होंने बनाए तो उनको 80,000 रुपये की उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 80,000 रुपये में से 50,000 रुपया उनके पास अपना था, 30,000 रुपया उनको कर्जा लेना पड़ा, ठीक है। तो 80,000 रुपये के पंखे बना के वो क़य्यूम साहब बेचारे बेचेंगे, तो वो दुकान पे जाएंगे, जाके देंगे, दुकान वाला कहेगा अच्छा 8,000 रुपये का, मैं तुमसे 8500 रुपये का रख लूँगा, मैं तुमसे 9,000 रुपये का रख लूँगा। अच्छा, दुकान वाला जो है वो 9,000 रुपये का रख के आगे जो कस्टमर ख़रीदने आएगा, कस्टमर को जो है वो 10,000 रुपये का देगा दुकान वाला। तो अब क़य्यूम साहब को बचा क्या, 500 रुपया एक पंखे पीछे, यानी कि उनको 5,000 रुपया उनको बचा। उन्होंने 10 पंखे बनाए तो उनको 5,000 रुपया बचा। तो इस तरीके से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रोडक्ट ख़रीदनी है या जो रॉ मटेरियल ख़रीदना है वो बाज़ार से ख़रीद रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री में तो वो रॉ मटेरियल जो है वो अपनी लोकल मार्केट का खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मुफ्ती तकरीबन उनको मिल रहा होता है, या अगर ख़रीद भी रहे हैं तो बहुत ही सस्ता ख़रीद रहे होते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उनको मार्केट से ख़रीदना पड़ता है और मार्केट से वो वाला रॉ मटेरियल महंगा मिलता है। अब एज़ कम्पेयर टू दैट अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हमें जो है वो बल्क में प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि जहाँ पर क़य्यूम साहब ने 10 पंखों के लिए कॉपर ख़रीदा, वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री के उनका जो ओनर है, मतलब GFC फैन है लेट्स सपोज, तो वो एक वक्त में 10 किलो कॉपर नहीं ख़रीद रहा, वो एक वक्त में 10 कंटेनर कॉपर के मंगवा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर उसको 400 रुपये पर केजी उसको कॉपर मिलना था, वहाँ पर उसको 250 रुपये पर केजी कॉपर मिल रहा है। दैट मीन्स कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है। सस्ती होने की वजह से वो चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो सस्ती कर रहा है, और सस्ती प्रोडक्शन होने की वजह से वो आगे जो सेल कर रहा है वो भी सस्ती कर रहा है। अब एक चीज़ है जो कि एक लोकल मैन्युफैक्चर बना रहा है, वो लोकल की जो चीज़ है वो है महंगी, उसको अच्छी क्वालिटी है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उसको जो मैन्युफैक्चरर है, जो क़य्यूम साहब हैं, उनको उसकी अवज़ जो मुआवजा है वो बहुत थोड़ा मिल रहा है। कंपेयर टू दैट अगर GFC का दूसरी तरफ वो पंखा लेकर आ जाता है, वो भी कहता है कि भाई मेरा भी ये GFC का पंखा ही, मैंने भी ये 8500 रुपये का ये हमारा रेट है। अब आप एज अ कस्टमर जाते हैं, आप कहते हैं यार ये GFC ये कंपनी का है, ये पता नहीं कौन सा लोकल है, ये पता नहीं कैसा होगा। आप वो ब्रांड की चीज़ देख के ब्रांड की चीज़ ख़रीद लेते हैं, और आप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत अच्छी चीज़ बनाता है, उसकी चीज़ को आप लोकल कह के छोड़ देते हैं और आप एक ब्रांडेड चीज़ ख़रीद लेते हैं। वो ब्रांड जो है वो उस एक पंखे से डबल प्रॉफिट बना रहा है, और जो क़य्यूम साहब हैं वो 8,000 रुपया लगा के 500 रुपया मुनाफा के पीछे बैठे हुए हैं, और 10 पंखे बना के बैठे हैं। वो 10 पंखे बाज़ दफ़ा उनके 2-2 महीने नहीं बिकते हैं। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मुकाबला जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ पड़ जाता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कभी भी जीत नहीं पाती, एंड दैट इज़ द रीज़न पाकिस्तान के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, या इतनी ज़्यादा तादाद नज़र नहीं आती, इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो खा चुकी हैं। अब अलमिया एक और भी है हमारी कंट्री में, वो अलमिया ये है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमारी अपनी तो कोई है ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ही नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि हमारी जनाब ये वाली इंडस्ट्री है तो चलो ये हिट हुई है।
हमारे तो हर चीज़ आती ही बाहर से है। शैम्पू इम्पोर्टेड, साबुन इम्पोर्टेड, कपड़े इम्पोर्टेड, जूती इम्पोर्टेड, कॉस्मेटिक्स इम्पोर्टेड, हर चीज़ तो हमारी इम्पोर्टेड है। तो और वो इस्तेमाल भी आपने इम्पोर्टेड करनी है। आप खुद एज अ स्टूडेंट आप जाते हैं, कितनी दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपने बाज़ार में पठान से या किसी रेडी वाले से जाके आपने जो है वो जुराबें ख़रीद ली हों, ठीक है। आपने अगर इवन सॉक्स भी ख़रीदनी है तो आप जो है वो किसी स्टोर पे जाएंगी, किसी शॉप पे जाएंगे और वहाँ से जाके आप जो है वो एटलीस्ट 350-400 रुपये की एक जुराबों का जोड़ा लेंगे। एज़ कम्पेयर टू दैट वही जुराब अगर बाहर रेड़े वाले जो है वो उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की जुराब दे रहा है, जिसके जो है वो 2 दफ़ा पहनने के बाद फट नहीं जाएगा, वो अच्छी जुराब दे रहा है और वो 400 के आपको 2 पेयर दे रहा है लेट्स सपोज, तो आप वो नहीं बाय करेंगे। आप जाके दुकान से 400 का एक पेयर बाय कर लेंगे जो कि दूसरी दफ़ा धुलेगा तो आपके पाँव का अंगूठा जो है वो जुराब में से बाहर होगा। अच्छा, एक जो इसमें है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ तो चलो है ही नहीं ना, तो हम तो ये बात कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इतनी बला बन चुकी हैं कि उनको कब्ज़ा करना या उनको कंट्रोल करना जो है ना वो किसी के बस में नहीं रहा, बल्कि वो पूरे मुल्क को कंट्रोल करने लग पड़े हैं। एग्जांपल जैसे आप सैमसंग को देखें, सैमसंग साउथ कोरिया का ब्रांड है, इफ़ यू डोंट नो। अब साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स जो हैं वो लिटरली दे डाई टू गेट अ जॉब इन सैमसंग, और अगर सैमसंग की प्रोडक्शन वहाँ से ख़त्म कर दी जाए या सैमसंग को साउथ कोरिया से निकाल दिया जाए तो साउथ कोरिया इज़ अ डेड कंट्री, ठीक है। इसी तरह ताइवान जो है वो अपनी माइक्रोचिप्स के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अगर माइक्रोचिप इंडस्ट्री वहाँ पर ताइवान से शिफ्ट हो जाए, जिस तरह के अमेरिका भी कर रहा है, क्योंकि चाइना और अमेरिका की जंग का ख़तरा है, तो ताइवान से अमेरिका जो है, अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो ताइवान से शिफ्ट हो रही हैं बैक टू यूएसए। इन रिटर्न ताइवान की इकॉनमी बहुत बुरी तरह अगले 10 से 15 साल में हिट हो सकती है। तो उन लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है एक इंडस्ट्री के ऊपर। अब जब वो इंडस्ट्री कोलैप्स होगी दैट मीन्स कि पूरे की पूरी कंट्री कोलैप्स हो गई। तो ये बड़ा डेंजरस भी हो जाता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री ना बन जाए कि पूरे का पूरा मुल्क उसके ऊपर डिपेंड करने लग पड़े। एंड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन अगर वो इंडस्ट्री हिट होती है तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ चल पड़ता है। फिर आगे ये कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में। इनमें से कोई एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि जिसके बारे में हम कह सकें कि भाई ये जो है ये तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। नो, देयर इज़ नथिंग। एक ज़माना होता था कि जहाँ पर हमारे यहाँ इसकी सीमेंट इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। हमारे यहाँ जो है वो तंबाकू की और सिगरेट इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, बट नाउ नथिंग। अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा। तो ये कुछ नाम है, ये आप पढ़ लें, टाइम देता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये एक मैप है। इस मैप के अंदर आपको ये आपको डेंसिटी नज़र आ रही है कुछ पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की, कि कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगी हैं। अगर आप ये देखें बलूचिस्तान में कोयटा के रीजन के पास पास जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, और बाकी सारे का सारा बलूचिस्तान खालम खाली पड़ा है। इसी तरह यहाँ पर ग्वादर के पास कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आप जो है वो सिंध में देखें तो सिंध में यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ हमें नज़र आती हैं। ऊपर अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। ये आप देख सकते हैं पंजाब में ये इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है हर जगह। और आपको ओवरऑल इस रीजन में ये लाहौर वाली साइड, ये फैसलाबाद, सरगोदा, ये सारी एरिया जो है ये इंडस्ट्रियल जोन आपको नज़र आता है। जंग वाला ये जंग है, इधर गुजरांवाला, ये वाली सारी एरिया जो है आपको इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल जोन नज़र आता है। फिर इसी तरह केपीके के अंदर भी ये इंडस्ट्रीज़ आपको
एक ही जगह पर यानी कि मिक्स हुई नज़र आती हैं, डेंस हुई नज़र आती है। बाकी कश्मीर में आपको कोई नज़र नहीं आ रही, आपको जीबी में नज़र नहीं आ रही, आपको केपीके के अपर केपीके में कुछ नज़र नहीं आ रहा, लोअर केपीके में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये वाला रीजन खाली है। मोस्टली बिकॉज इसकी रीज़न ये है कि कुछ जो है वो ये भी है कि ये वो है माउंटेन रीजन है या टेररिस्ट एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है। बट अदर देन दैट आप इस मैप से देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन की सूरत हाल क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं कुछ फैक्टर्स की। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आखिर में हमने कुछ फैक्टर्स की भी बात करनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री उसी जगह पे लगेगी जहाँ पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो फिर इंडस्ट्री वहाँ पे लग नहीं सकती। उसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री के लगने के लिए रॉ मटेरियल्स उसको बड़ी दूर से मंगवाने पड़ेंगे। तो दूर से मंगवाने की वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्ले में आएगा। यानी कि सड़कें ठीक है, अगर सड़कें ख़राब हैं तो इसका मतलब है कि उसको दूर दराज से आना पड़ेगा, तो उसका जो पेट्रोल का ख़र्चा है या उसकी जो उसको जो लाने की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा, रॉ मटेरियल को लाने की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको जो है वो उसकी जो भी वो प्रोडक्ट बनाएगा वो महंगी बहुत ज़्यादा होगी। तो लिहाजा ये दो चीज़ें जो हैं ये एक साथ चलती हैं। पहली चीज़ कि रॉ मटेरियल की एक्सेस होनी चाहिए उस एरिया में, और दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि मार्केट की प्रॉक्सिमिटी, यानी कि मार्केट करीब होनी चाहिए। जो भी इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है उसकी जो प्रोडक्शन है वो मार्केट तक पहुंचनी ज़रूरी है। अगर वो प्रोडक्शन करके अपने वेयर हाउस में रखी जा रहे हैं और उसकी सेल नहीं कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन का फ़ायदा मतलब कोई फ़ायदा ना हुआ। तो लिहाजा मार्केट की प्रॉक्सिमिटी बड़ी ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री है वो जो भी प्रोड्यूस कर रही है या जो भी बना रही है वो मार्केट में अवेलेबल करने के काबिल होनी चाहिए। फिर अगली चीज़ है लेबर अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जिस चीज़ की भी है, लेट्स सपोज कि सीमेंट इंडस्ट्री है तो उसके अंदर जो लेबर है वो अवेलेबल होनी ज़रूरी है। अगर सीमेंट इंडस्ट्री लगी है और एरिया के अंदर लेबर ही नहीं है जिसको सीमेंट इंडस्ट्री में काम करना आता है, तो क्या वो इंडस्ट्री कामयाब हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, राइट। तो इस वजह से इंतहाई ज़रूरी है कि जो भी इंडस्ट्री लगे उसकी वो लेबर अवेलेबल वहाँ पे होनी ज़रूरी है। लेबर अगर नहीं होगी तो काम नहीं हो सकेगा, और तजर्बाकार यानी कि एक्सपीरियंस लेबर होगी तो अच्छा काम होगा। इनएक्सपीरियंस लेबर होगी तो उसकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। ट्रेनिंग में जो है फिर वो मज़ीद वक्त ज़ाया होगा। ज़ाया होने की वजह से जो प्रोडक्शन है, चीज़ की जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो अगेन इंक्रीज़ करेगी। फिर अगली चीज़ जो कि इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करती है वो होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए इंसेंटिव्स। मिसाल के तौर पर अब जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है तो सीमेंट इंडस्ट्री में अगर जिप्सम के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए या लाइमस्टोन के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है या इंसेंटिव्स देती है इंडस्ट्रीज़ को ख़ास रॉ मटेरियल्स के ऊपर, कि ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट ना हो। टैक्स की छूट दी जाती है, उसमें कुछ ख़ास बोनस दिए जाते हैं कि अगर आप इसकी प्रोडक्शन करेंगे तो हम आपसे जो है वो ज़्यादा पैसों में ख़रीदेंगे बनिस्बत इस चीज़ के। अक्सर जो है ऐसे होता है कि कॉटन में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि कॉटन की प्रोडक्शन अगर कम हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है वो फिर ऐसे इंसेंटिव देती है कि जिसमें जो किसान होता है वो कॉटन लगाता है और फिर जब वो कॉटन सेल करता है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेयर टू एनी अदर क्रॉप, या गंदम या गन्ने वगैरह के से जो है निस्बत उसको कपास से यानी कि कॉटन से ज़्यादा मुनाफा देती है गवर्नमेंट। फिर है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ या सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इंडस्ट्री का शक में पड़ा रहेगा। आज एक इंडस्ट्री लगी है, कल को हुकूमत का तख्ता उलट गया, हुकूमत जो है वो आके नई हुकूमत आती है और वो आके कहती है कि भाई बंद करो ये इंडस्ट्री, हमें नहीं ये यहाँ पे चाहिए, तुम यहाँ पर जो है वो पैसे बना रहे हो, या तो तुम अपनी चीज़ें सस्ती करो या तो तुम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके तो गायब जाओ। अब इंडस्ट्रियलिस्ट वो क्या करे यहाँ पर, उसने तो इतनी खासी पैसे लगाए हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो अगर बंद करेगा तो वो नुकसान में जाएगा। वो बंद करेगा, वो आगे 500 बंदे को कहेगा कि भाई इस मुल्क में जो है वो इंडस्ट्री ना लगाना, ये लोग बड़े ख़राब हैं, इनके यहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है।
आज देखो, सुबह उठ के देखो, एक वज़ीर आज़म होता है, शाम को सोने लगो दूसरा वज़ीर आज़म होता है। सुबह आँख खोलो दोबारा तो दोबारा वही जो वज़ीर आज़म गिरा होता है वही दोबारा वज़ीर आज़म बना होता है। इसी तरह हमारी आवाम का भी यही सूरत हाल है कि सुबह जो है वो एक को सपोर्ट कर रहे होते हैं, शाम को दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सुबह उठ के फिर दोबारा पहले को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये इंतहाई ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री के काम करने के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला है उसको मेक श्योरिटी चाहिए कि आया वो जो पैसे इन्वेस्ट करने वाला है वो किसी खूह खाते तो नहीं जा रहे हैं, कल को चले जाएंगे। वो आने वाली जनरेशन के बारे में अपने सोचता है कि मैं इस जगह पे अगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ या इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो मैंने अगले 50-100 साल तक मैंने ये इंडस्ट्री को यहाँ पर कायम रखना है। तो वो तभी कायम हो सकती है कि जब उसकी जो जो रूट है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसको स्ट्रॉन्ग नज़र आए। अच्छा, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिमिटेड एक्सेस होगी टेक्नोलॉजी की तरफ, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है जो कि दुनिया में इन्वेंट हुई है और वो बड़ी हाई क्लास चीज़ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और अगर उसको पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रियलिस्ट मंगवाना चाहता है यानी कि इम्पोर्ट करना चाहता है, आगे से हुकूमत जो है वो खड़ी हो जाए और हुकूमत कहे कि भाईजान आपने ये चीज़ मंगवानी है, आपको इसके ऊपर 150% टैक्स देना है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार मैं $5,000 की मैं ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ, ऊपर $7,000 मैं टैक्स दूँ, मैं $5,000 की चीज़ मैं $12,000 में इस मुल्क में मैं क्यों मंगवाऊँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी इस इंडस्ट्री को बंद करता हूँ, मैं किसी दूसरे मुल्क में चले जाता हूँ, मैं इंडिया चले जाता हूँ, मैं बांग्लादेश चले जाता हूँ, जहाँ पे कम से कम मुझे सुख का सांस तो आएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इतनी हाई कर देती है कि जो नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन जो भी होती है उसको इंडस्ट्रियलिस्ट इंपोर्ट ही नहीं कर पाता। इंपोर्ट करता है तो इतना महंगा इंपोर्ट कर पड़ जाती है उसको हाई टैक्सेस की वजह से कि वो बेचारा फिर मजबूरन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर ये जो भी होती हैं इंपोर्ट्स होती हैं, हाई टेक पे इंपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन्स की एग्ज़ाम्पल आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अब एप्पल के आईफोन्स हैं, व्हाट आर दिस, मतलब दुनिया में जो है वो एक एप्पल का नाम है, लेकिन पाकिस्तान में एप्पल को एक आईफोन को जो है वो एज अ यूनिक आइडेंटिटी तस्वर किया जाता है कि ये एप्पल है तो इसका मतलब है कि ही इज़ एन एलीट क्लास। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं, यूएस में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर एप्पल को जस्ट एज अनदर स्मार्टफोन देखा जाता है, तो उसमें कोई हवा नहीं है। बट यहाँ पर जो है वो एक क्लास को आइडेंटिफाई करता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन्स मैन्युफैक्चर नहीं होते। मैन्युफैक्चर ना होने की वजह से उनको इंपोर्ट किया जाता है, और जब उनको इंपोर्ट किया जाता है तो उनके ऊपर इतनी हैवी किस्म का टैक्स लगता है कि उसकी जो प्राइस होती है उससे भी 4 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर हमें ख़रीदना पड़ता है। आई वॉज शॉक टू सी कि एक iPhone 7 जो कि आज से कितने साल पुराना मोबाइल बन जाता है, दैट इज़ स्टिल इन द मार्केट फॉर ओवर 40,000। यानी कि आज भी वो मोबाइल डिसकंटिन्यू हो चुका है, उसकी प्रोडक्शन भी नहीं है, और वो आज से साल पुराना मोबाइल है, वो भी मार्केट में भी मौजूद है, और वो भी 40,000 रुपये से ऊपर के प्राइस में सेकंड हैंड मोबाइल वो अभी भी अवेलेबल हो रहा है। तो इसमें हमारी अपनी जो है सुस्ती का या जिसको नाअहली है आवाम की तरफ से, हमारी तरफ से, वो उसमें तस्वर है कि हम बाज़ टेक्नोलॉजीज़ को ऐसा समझ लेते हैं या बाज़ इनोवेशंस को ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे दिस इज़ इट एंड नथिंग एल्स कैन कम क्लोज टू इट, जबकि रियलिटी में उससे बहुत अच्छी इनोवेशंस आगे जा चुकी हुई हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, ये ज़रूरी इन अ सेंस इस तरह होता है कि बाज़ इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ऐसी मटेरियल्स या ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे इन्वायरमेंट को हार्म पैदा होता है, यानी कि पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म में सोसाइटी के लिए डेंजरस साबित होती हैं।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल जो है वो हो जाती है इस सूरत में गवर्नमेंट कि इंडस्ट्रीज़ को चेक एंड बैलेंस रखे कि क्या आया अपनी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन चेंज क्लाइमेट एंड जियोग्राफी कंसिडरेशंस, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक इंडस्ट्री है, जैसे लेट्स सपोज स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो काम करे, अगर लेट्स सपोज के रेनी एरियाज़ में काम करे तो वो तो इतनी अच्छी नहीं चल सकेगी, क्योंकि हर वक्त तो वहाँ पे बारिश होती रहेगी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह लिहाजा जो ज़रूरी है वो ये है कि जो जिस तरह की इंडस्ट्री लगानी है वहाँ पर उस हिसाब से टेम्परेचर को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्लाइमेट को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। जियोग्राफिकली हम देख सकते हैं कि साइज़मिक एक्टिविटीज़ उस एरिया में ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ये कि वहाँ पर कोई ज़लज़ला वगैरह ज़्यादा शिद्दत से तो नहीं आते हैं, उस रीजन में ज़्यादा मिक़दार में ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं है उनकी अर्थक्वेक्स की। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो नज़र में रखना होता है। फिर आखिरी चीज़ है हमारे पास कम्पेटिटिव लैंडस्केप और कॉस्ट ऑफ लैंड एंड रियल एस्टेट। ये दोनों पॉइंट्स इन अ सेंस एक ही चीज़ की तरफ आते हैं कि जो ज़मीन है वो उसकी प्राइस कैसी है या रियल एस्टेट की प्राइस कैसी है। अब अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक एरिया पे जो है वो फैक्ट्री बनाना चाहता है और वो एरिया उसके लिए इंतहाई सूटेबल है, लेकिन जब वो कॉस्ट की बात करता है, लैंड ख़रीदने की लगता है, तो उसको ये जो है वो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि इतना महंगी ज़मीन, तो मेरे पास तो लेट्स सपोज के 200 मिलियन रुपीज़ की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो 200 मिलियन में से 100 मिलियन की मैंने सिर्फ ज़मीन ख़रीदनी है, तो मैंने फिर वहाँ पे फैक्ट्री किस चीज़ की लगानी है, राइट। तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो शॉकर हो जाता है कि जब रियल एस्टेट की प्राइस को देखते हैं। तो गवर्नमेंट को इंतहाई ज़रूरी है, चाहिए कि वो ये जो कॉस्ट ऑफ लैंड और रियल एस्टेट है ना, इसको ज़रा कंट्रोल करे, ताकि जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो उसको एटलीस्ट ख़रीद सके। ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, घरों में भी आप देखें घर बनाना कितना मुश्किल हो चुका है। आप में से अक्सर के घर होंगे, अक्सर जो है वो किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में रेंट पे रहते होंगे, तो यू नो कि हाउ हार्ड इट इज़ टू मेक द हाउसेस। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री की अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होती है। इसमें कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों की बात की जा रही है। तो पहली चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होती है, दूसरी चीज़ ये है कि इनोवेशंस आती हैं, पॉवर्टी का ख़ात्मा होता है। रूरल एरियाज़ में अमूमी तौर पे कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं, तो उनकी डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। डाइवर्सिफाई होती है इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा चॉइसेस आती हैं, आपके पास जो है वो चॉइस ज़्यादा हो जाती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी होती है इसमें। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अमूमी तौर पर जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से आप एक अच्छा बिज़नेस जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होती हैं इंडस्ट्रीज़, आज कुछ बना रही हैं, कल को बड़ी आसानी के साथ, आज एक बंदा जो है पंखे बना रहा है, कल वो फ्रिजें बनाने लग पड़ता है, फिर फ्रिजों का सीज़न ख़त्म होता है तो वो गीज़र बनाने लग पड़ता है, गीज़र का काम ख़त्म होता है तो वो कूलर बनाने लग पड़ता है, ठीक है। तो ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और अडेप्ट करने की बड़ी सलाहियत होती है। ये लोग मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, तो गर्मियों में जो है मिसाल के तौर पर वो एयर कूलर बना रहे हैं, तो सर्दियों में वही लोग जो है बैठ के जो है वो गीज़र बनाने लग पड़ते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल मार्केट होती है। फिर एक्सपोर्ट की प्रमोशन, ये और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी वगैरह कपड़ों के ऊपर लगी होती है वो दैट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट जो हमारी सकाफ़त है या जो हमारा कल्चर है वो उसमें हमें बड़ा अयां नज़र आता है। तो कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन अ सेंस प्रिजर्व आवर कल्चर। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ना तो इन लोगों के पास कोई हार्मफुल किस्म के केमिकल होते हैं, ना ही इन्होंने मतलब इन इंडस्ट्रीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होना है, कितना को इफ़ेक्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो दैट इज़ वाई कि अगर ये प्रोडक्शन करती हैं तो ये इन्वायरमेंट के लिए एक्चुअली कोई इतना सस्टेनेबल इन्वायरमेंट ही रहता है, इतना डैमेज नहीं होता इन्वायरमेंट पे। और आखिरी चीज़ ये कि स्किल्स डेवलप होती हैं। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मल्टी स्किल्स हों, वो सोसाइटी जो है वो कभी भी फेल नहीं होती। इवन इन डिप्रेशन दे समहाउ फाइंड अ वे टू वर्क।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह अभी पीछे मैप के अंदर हमने देखा, ये वाले मैप के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे रीजन्स हैं ये, जहाँ पर तो इंडस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बट कुछ रीजन्स हैं वहाँ पर इंडस्ट्री इतनी कम या स्कार्स है, अवेलेबल इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे ये आप ये रीजन्स देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध के एरियाज़ हैं, ये कश्मीर है, GB है, पेशावर है, KPK के रीजन्स हैं, तो इनमें आपको ये नज़र आते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है ना वो हम इसको मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सो अगर हम सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हमारे ये कॉलोनियल लेगेसी है। जब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर इन्वेड करके इंडिया को कैप्चर किया तो उसमें बाज़ शहज़ादों ने, अक्सर शहज़ादों ने जो है, जो जब बरतानिया का साथ दिया तो उनके रीजन्स को जो है वो फिर बाद में नवाजा गया, उन लोगों को नवाजा गया, उन लोगों को इनामात दिए गए, और जिन लोगों ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी उन लोगों के हालात को फिर काफ़ी ज़्यादा बुरा कर दिया गया। तो ऐसे रीजन जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट थे वो हमें आज भी अंडर डेवलप नज़र आते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी शुरू में हो गई और उनको आगे ग्रो नहीं करने दिया गया, उनको बढ़ने नहीं दिया गया। तो वो हमें जो डिस्पैरिटी है वो हमें आज भी नज़र आती है। फिर दूसरी चीज़ है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक जियोग्राफिकल फैक्टर है। इसमें जो है, इसमें कुछ हमारा तो हाथ नहीं है, इसमें तो बेसिकली कुदरत का निज़ाम है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं। मतलब डेज़र्ट है, डेज़र्ट के अंदर जो है वो मिनरल रिसोर्सेज की तादाद ऑब्वियसली कम होगी। दैट इज़ वाई बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास हमें फैक्ट्रीज़ नज़र नहीं आती हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब, जो कि एक फर्टाइल रीजन है, एक लैंड एरिया है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं वो नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। फिर हमारे पास अनइक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, जो कि डायरेक्टली रीज़न है डेवलपमेंट की या अंडर डेवलपमेंट की, कि जिस जगह पे सड़कें नहीं होंगी वहाँ पर मतलब कैसे होगा, अगर रास्ता ही नहीं है एक जगह जाने का तो वहाँ पर आबादी कैसे होगी, या वहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन कैसे होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सड़कें होंगी, हॉस्पिटल होगा, क्लिनिक्स वगैरह होंगे, तभी जो है वो उस जगह के ऊपर जो है वो पॉपुलेशन आबाद होना शुरू होगी या इंडस्ट्री उस जगह पर लग सकेगी। फिर कुछ हमारे पॉलिटिकल फैक्टर, जिस तरह मैंने पहले बताया, पहले भी ज़िक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, कि पॉलिसी जो है वो एक हुकूमत होती है, वो कोई पॉलिसी बनाती है, दूसरी हुकूमत कोई पॉलिसी बना देती है। तो एक हुकूमत जो है वो फ्रेंडली बनाती है पॉलिसी, अब दूसरे सूबे के अंदर उसकी हुकूमत नहीं है तो वो दूसरे सूबे में क्या करेगी, दूसरे सूबे में वो कोई पॉलिसी ऐसी देगी नहीं, या दूसरे सूबे के लोगों को वैसे इंसेंटिव ही नहीं देगी, और फिर बाद में इल्ज़ाम लगा देगी कि जी आपके सूबे में जिसकी हुकूमत है आप उसको कहें कि वो आपको बजट दे, हम कहाँ से आपको बजट दें, जबकि या हम कहाँ से आपको पैसे दें, ये आपकी हुकूमत तो यहाँ पर है, ठीक है, इन लोगों को आपने वोट दिया। तो इस वजह से फिर जो पॉलिसी डिफरेंस आ जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है कंट्रीज़ को। फिर एजुकेशन है, अब बाज़ एरियाज़ हैं जैसे कि हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम आप सब जानते हैं कि कैसा है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जब एजुकेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि इंसान की जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगी, उसकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, या जो एजुकेशन एक शऊर देती है इंसान को, वो उसके अंदर डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से वो लोग फिर पीछे रह जाते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी उनकी पैदा नहीं होती है, और आफ्टर सम टाइम्स हमें वो जो है वो नज़र आते हैं डिफरेंट रीजन्स में, हमें वो नज़र आते हैं, कोई जो है वो मिस्त्री बना होता है, कोई मज़दूर होता है, कोई दुकान खोल के करियाने की बैठ जाता है, कोई पान शॉप खोल लेता है, कोई अड्डे पे बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ये हमें बाहर नज़र आते हैं। ख़वातीन इसी तरह जो हैं वो 18, 20, 22 साल की उम्र में उनकी शादियां करके 25 साल की उम्र में 2-2, 3-3 उनके बच्चे होते हैं,
और वो अपने घर को जी संभाल रही हैं जी, टाइमो टाइम माँ प्यो ने ब्याह करता थे घर चले गए। मतलब इस तरह की मतलब जो सोच है वो हमारी सोसाइटी को जो है वो पीछे रखती है, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। फिर इंडस्ट्रीज़ की कुछ कंसंट्रेशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक रीजन है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कोशिश करता है कि मैं उस मार्केट के अंदर ही, कंपटीशन के अंदर ही रहूँ, क्योंकि लोग वहाँ पर आ रहे हैं। देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं एक ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर 10-12 दुकानें हैं, वहाँ से मैं कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लूँगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर एक ही दुकान है, तो वहाँ पर अगर मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिलेगी तो मैं ख़रीदूँगा, अगर नहीं मिलेगी तो मैं उसकी दुकान पे दोबारा जाऊँगा भी नहीं। तो एक ऐसी जगह पे जहाँ पर यूनिकनेस ना हो, वहाँ पर अमूमी तौर पर मार्केट नहीं होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते। अगर जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो, जहाँ पर मार्केट ज़्यादा हो, वहाँ पर लोग जाते हैं। तो इंडस्ट्री भी जब लगती है तो उन एरियाज़ में जहाँ पर इंडस्ट्री पहले ही लगी हुई है, जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, ये रीजन्स हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री ऑलरेडी लगी होती है। जो भी नया इंडस्ट्रियलिस्ट आता है वो कोशिश करता है कि वो इन्हीं सिटीज़ में, इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के पास इंडस्ट्री लगाए, ताकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो मार्केट के अंदर जल्दी से जाए और वो सेल के काबिल हो और वो कंपटीशन के अंदर फौरी तौर पर आ सके, एज़ कम्पेयर टू कि वो किसी और जगह पे जाके तो इंडस्ट्री लगा दे जहाँ पर उसको कोई फ़ायदा ही ना हो। अच्छा, आगे आते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर डिस्पैरिटीज़, जिसमें हमारे पास अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है और ओनरशिप के कुछ मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये एक तो विरासती निज़ाम है जो ये हमें लेके बैठ जाता है। एग्रेरियन सोसाइटी है हमारे पास, तो क्या होता है कि जी अब्बा जी ने के हिस्से जो है वो 10 किल्ले ज़मीन आई, अब्बा जी के 5 बेटे हैं, 2-2 किल्ले उन्होंने ज़मीन ख़रीद ली, 2-2 किल्ले उनके हिस्से आ गई। अब 5 बेटों के आगे बेटे हैं, वो 2-2 बेटे, 1-1 किल्ला रह गया, और जनरेशन टू जनरेशन वो 2-2 3-3 मरले की ज़मीनें ख़रीद के रह जाती हैं उनके हिस्से। और फिर उसके बाद ना तो वो इंडस्ट्री के काबिल रहता है, ना वो एग्रीकल्चर के काबिल रहता है। बिल आखिर वहाँ पे जो है वो अपने मकान बना के 3-3 मरले के घर बना के तो सारे बैठ जाते हैं, लो जी मेरे पुत्र ने घर बना लिया, तो साढ़े पुत्र का घर है तो हुण इदा ब्याह करिए। उस नतीजे में ना वो जगह ज़मीन जो है वो इस्तेमाल के काबिल रही, किसी इंडस्ट्री बनाने के काबिल रही, ना वो एग्रीकल्चर बनाने के काबिल रही। घर बना के उसके ऊपर सगों इन्वेस्टमेंट करके घर बना के तो वो बैठ गए और उस ज़मीन को भी ज़ाया कर दिया, और फिर बाद में मुँह उठा के देखते रहना है कि जी अब ज़मीन के ऊपर तो हमने घर बना लिया, तो अब हमने खाना कहाँ से है। ठीक है, ये हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जी मुंडे का ब्याह करना है या लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, तो चलो पहली बेच दो, लड़की की शादी हो जाएगी। कोई जानवर है, कोई डंगर है, वो बेच दो तो शादी कर देते हैं, लड़के की या लड़की की शादी कर देते हैं, उससे जनाब पैसे आएंगे तो कर देंगे। वो जनाब बेच के तो आप शादी तो कर लेते हैं, धूम धड़ाम से आप शादी कर लेते हैं, ढोल वाले को बुला देते हैं, पैसे की रेल पेल तो आप करते हैं, लाइटिंग कर रहे हैं जी, ये कपड़े ही कपड़े बन रहे हैं, ये बरियाँ ही बरियाँ बन रही हैं। उसके ऊपर एक शादी के ऊपर आप 20-25 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, और उसके बाद फिर बैठ के तो देखते हैं कि अब हमने खाना कहाँ से है या अब हमने करना क्या है। तो ऐसी जो डिस्पैरिटीज़ हैं ये हमने खुद प्रोड्यूस की हुई हैं, इसमें किसी हुकूमत का कोई असर अमल दखल नहीं है, इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई नहीं है। ये हमारी अपनी जो रवायात हमारी इस तरह की बन चुकी हुई हैं, वैसे पहले नहीं थी लेकिन अब ये बन चुकी हुई हैं देखा देखी में, कि हम अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे होते हैं। फिर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ को, वो या इंडस्ट्रीज़ को भी कह लें या लोगों को भी कह लें, कि जिसकी वजह से जो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट होती है, अब जैसे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा टेररिज्म का ख़तरा पड़ा हुआ है, तो अगर पाकिस्तान अपने इस टेररिज्म को फेस कर ले या टेररिज्म से भागने की कोशिश करता है तो वो फंस जाता है। अब एक पाकिस्तान ऑलरेडी टेररिज्म से का शिकार हुआ है, अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि कनाडा से लेट्स सपोज उठ के आया है, वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो उसको उसका दोस्त कहता है यार तुम पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने लगे हो, ये देखो पाकिस्तान में तो आए रोज़ धमाके होते रहते हैं, तुम उधर जाओगे तो तुम अगले दिन तुम्हें किसी ने गोली मारी हो तो तुम क्या करोगे, राइट। तो इस तरह बाहर का जो आउटसाइड इन्वेस्टर होता है उसके दिल में डर पैदा हो जाता है कि यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है, तो मुझे इस रीजन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की वजह से पैदा होते हैं। पहली चीज़ सोशल इनइक्वालिटी है, लोगों के अंदर जो है वो पैदा हो जाता है कि ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है,
ये अपर क्लास है। अब हेल्थ केयर के अंदर मिसाल के तौर पर अगर देखें तो एक खातून आई है, वो वेल ड्रेस है, तो उसको जो है वो डॉक्टर के बाहर जो पर्ची वाला बैठा होता है कहता है मैडम प्लीज़ यहाँ पे बैठिए। एक दूसरी तरफ से बेबे साहब आती हैं, उन्होंने जनाब छोटा सा उनका कद होता है, उन्होंने सफ़ेद चादर ली होती है और वो आके तो शापर में उन्होंने पैसे डाल के तो शापर उन्होंने हाथ में पकड़ा होता है। वही बंदा जो है वो उसको कहता है ओ बेबे उधर हो गए बैठ जा, पंजाबी में इस तरह उसे कहता है। तो हमारी जो सोशल इनइक्वालिटी है वो हमारी इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे चल रहा है। जिसके पास पैसा है उसके पास उसको इज़्ज़त दी जाती है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको इज़्ज़त नहीं दी जाती। और मज़े की बात यह है कि जो इज़्ज़त देने वाला या जो इज़्ज़त ना देने वाला है वो भी उनके जैसा ही होता है। वो जिस बंदे को कह रहा है बेबे परे होकर बैठ जा, उसकी अपने बेबे का वही हाल होता है, ठीक है। और वो दूसरी मैडम को कह रहा होता है कि मैडम आप प्लीज़ बराए मेहरबानी वहाँ पर तशरीफ़ रखें। तो ऐसी सोशल इनइक्वालिटीज़ हमने खुद ही प्रोड्यूस की हुई हैं और हम खुद ही उसका शिकार होते हैं और फिर हम खुद ही उसकी कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं। फिर रीजनल टेंशन्स हैं। हमारे यहाँ सूबाई टेंशन्स या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल है। अब मिसाल के तौर पर जैसे आजकल अगर आप अभी 2023 के आखिर में ये वीडियो देख रहे हैं तो अफ़गान रेफ्यूजीज़ का एक बहुत बड़ा क्राइसिस यहाँ पे आया हुआ है कि अब ओवर अ मिलियन अफ़गान्स उनको जो है वो कंट्री पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। तो अब ये रीजन टेंशन इसकी वजह से जितनी भी पठान कम्युनिटी है या अफ़गान कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त हमारे पंजाबीज़ के या बाकी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के अगेंस्ट हुई है इस वक्त। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या आ जाती हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन जाती है और सूबों के अंदर आपस में लड़ाई हो जाती है। अब सिंध की हमेशा पंजाब के साथ लड़ाई रही है कि सिंध जो है वो एक इकनॉमिक हब है, सिंध जो है वो पाकिस्तान को कमा के देता है और सारा पैसा जो है वो पंजाब में लग जाता है। या पंजाबी जो है वो कहते हैं कि जी हम जो है वो इतनी मेहनत से हम इंडस्ट्री लगा के हम सारी प्रोडक्शन करते हैं, हम प्रोडक्शन सारी करते हैं, जो सिंधी हैं वो हमसे प्रोडक्शन ख़रीद के फिर बाद में आगे जाके बेच देते हैं और वो करते हैं। अब ये फैक्टर नहीं देखते हैं कि प्रोड्यूसर पंजाबी है और ट्रेडर जो हैं वो सिंधी हैं। आपस में ये दोनों लड़ रहे हैं कि भाई मैंने पैसा बनाया, मैंने पैसा बनाया। ये नहीं देख रहे हैं इकोनॉमिक हार्मनी नहीं इनके अंदर आ रही है या एक सोशल हार्मनी की जो या सोशल इक्विटी की जो ज़रूरत है वो इन दोनों कौमों के बीच में पैदा नहीं होती है और रीजनल टेंशन जो है वो बहरहाल कायम रखते हैं। फिर कुछ माइग्रेशन पैटर्न्स हैं। कुछ अक्सर लोग जो हैं वो गांव से मूव कर जाते हैं टूवर्ड सिटीज़ के बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी या टाउन्स हैं कस्बे वगैरह हैं वहाँ से मूव कर जाते हैं कि यहाँ पे जो है वो तो काम ही कोई नहीं है, यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, यही जो स्किल मेरे पास आती है मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे जो है वो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिर बाहर कुछ लोग जो है वो बाहर के शहर मूव करते हैं, बाहर के जो शहरों में लोग रह रहे होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ब्रेन ड्रेनिंग प्रोड्यूस हो रही है कि जितना अच्छा पढ़ा लिखा तबका है वो सारे का सारा आउट ऑफ कंट्री जा रहा है और पीछे पाकिस्तान को संभालने वाला या एक अच्छे माइंड्स जो हैं वो पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल सोसाइटी जो है वो फर्दर डाउनफॉल का शिकार होती जा रही है। फिर लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये अगेन डायरेक्टली अफेक्ट करती है ब्रेन ड्रेन से कि जब डेवलपमेंट जिन लोगों की डेवलपमेंट हुई है वो लोग पाकिस्तान के अंदर फर्दर डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट करने में शामिल ही नहीं है। अपनी डेवलपमेंट उनकी हो गई, अब इंस्टेड के वो सोसाइटी को रिटर्न करें वो सबसे पहले तौर पर जूती पहनते हैं और आउट ऑफ कंट्री यूरोप भागते हैं, कनाडा भागते हैं, अमेरिका भागते हैं कि जी हमने इस मुल्क में नहीं रहना, इस मुल्क में हमें कुछ जो है वो हमें कुछ नज़र नहीं आना। दैट इज़ इंतहाई जिसको कहते हैं ना कि सेल्फिश एक्ट कि कंट्री ने आपको सिखाया है, पढ़ाया है, दिखाया है, बढ़ाया है ना, आपने जाना है अब बेशक जाओ, बट जाने से पहले जो आपने सीखा है कम से कम 10 लोगों को वो सिखा कर जाओ ना। इमेजिन दैट एक मैं लेट्स सपोज मैं हूँ, मैंने एक चीज़ सीखी, अब मैं 10 लोगों को सिखाकर मैं आउट ऑफ कंट्री चले जाता हूँ, मैंने अपनी नॉलेज 10 लोगों को शेयर कर दी, वो 10 लोग आगे 10 लोगों को शेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स के विद इन 2 to 3 ईयर्स 100 लोगों के पास वो नॉलेज चली गई है। हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट। इस तरह हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है।
तो ये जो सेल्फिश एक्ट्स करते हैं ना कि बस अब हमने पढ़ा, अब फौरी तौर पर लड़कियां हैं तो जी इधर से डिग्री मुकम्मल हुई, अब हमने काम तो करना नहीं है, हम तो प्रिंसेसेस हैं, और जी बाहर शादी करनी है, बाहर शादी करके तो वो चली गई हैं। लड़के हैं, हमने डिग्री कर लिया, अब ठीक है जी, अब बाहर से लड़कियां जो हैं वो रिश्ता भेजेंगी तो हम शादी करके तो हम बाहर चले जाएंगे। नौकरी जॉब नहीं, अपनी जो एजुकेशन हासिल की है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचा दें, नहीं। दीज काइंड ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी। देन इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे जो लोग होते हैं वो इतनी उनके अंदर पोटेंशियल है, इतनी इकोनॉमिक पोटेंशियल है कि उन लोगों को समझ नहीं आती। अब लेट्स सपोज अगेन वही बात ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं कि एक बंदा या बंदी बाहर जा रही है तो वो जो एजेंट को वीज़ा के लिए पैसे दे के जा रहे हैं तो वो 20-25-30 लाख रुपया दे के तो वो अब्रॉड जा रहे हैं और वहाँ पर जाके अगेन नौकरी की तलाश, घर बार की तलाश। वही पैसे अगर अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें किसी बिज़नेस के अंदर तो उससे कंट्री को भी फ़ायदा हो, उनकी अपनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ख़त्म हो, और ये के साथ वो बाकी लोगों के लिए भी मुआशी रोज़गार बनाने का सबब बन सकते हैं। यानी कि वो जॉब्स प्रोड्यूस करेंगे, उनके पास लोग काम करेंगे, उनको भी पैसा मिलेगा, घर चलेगा, तो थोड़ी गुर्बत का ख़ात्मा होगा। बट नो, वो पैसे एजेंट को देते हैं, एजेंट जो है वो 10 लाख आगे जमा करवाता है, 15 लाख अपनी जेब में डालता है और आपको जहाज़ पर चढ़ा देता है, आप चले जाते हैं और पीछे मुल्क का हाल वैसे का वैसे ही रह जाता है। अच्छा, कुछ हम रेमेडीज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। ये मैंने सबसे पहले आपके साथ जिक्र किया कि 1% पाकिस्तानी जो है वो सारी की सारी दौलत हासिल करते हैं, बाकी 99% से लेस रह के। कुछ जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इनकम डिस्पैरिटी के कुछ हैं कॉन्सिक्वेंसेस, उनमें पॉवर्टी आती है, क्राइम है, लिमिटेड एजुकेशन एक्सेस वगैरह है, ये इन सारी चीज़ों की बात की। कुछ ये रेमेडीज़ हैं, मैं आपको वक्त देता हूँ, इसको आप बुनियादी तौर पर पढ़ लें। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। गवर्नमेंट को क्या क्या एक्ट्स करने की ज़रूरत है, आपको क्या क्या एक्ट्स करने की ज़रूरत है। तो अब ये बाकी टाइम मैं आपको देता हूँ, आप इसकी रीडिंग करें और उसके बाद फिर इस सेशन को ख़त्म करते हैं, आज के लेसन को ख़त्म करते हैं। होप आपको ये सारा ही समझ आई होगी। तो अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो फर्दर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा फिर। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने क्लास फेलोज़ वगैरह के साथ शेयर करें एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।